हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सैम्पल्स पर। सैम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नेट एग्जाम के लिए और रिसर्च एप्टीट्यूड के सब यूनिट के अंदर। तो ये लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले मैंने टोटल 8 लेक्चर रिसर्च एप्टीट्यूड पे अपलोड कर रखा है, तो आप उनको जाकर चेकआउट करो। और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने कंप्लीट वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उनको भी चेकआउट करो। और साथ में एक और चीज़, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे मैंने एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे हैं, तो आप उनको भी जाकर चेकआउट करो। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सैम्पल होता क्या है। ठीक है, तो सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ पॉपुलेशन। तो आप सिलेक्शन करते हो, जो कि क्या करता है, पूरे के पूरे होल सेट ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो और आपको डेटा कलेक्ट करना है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने स्कूल्स हैं। ठीक है, मान लो अराउंड उस पर्टिकुलर एरिया में अराउंड 50 स्कूल्स हैं। ओके, तो आपके लिए इस पूरे के पूरे 50 स्कूल्स पर रिसर्च करना इम्पॉसिबल है। क्यों? टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, फंडिंग चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। तो आप क्या करोगे कि 50 स्कूल्स पर रिसर्च नहीं करोगे, आप इन 50 में से कुछ स्कूल्स को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और ये कुछ स्कूल जिसको आपने सेलेक्ट करा है, ये पूरे 50 को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ होल। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखो कि अगर आप मार्केट जाते हो चावल खरीदने, तो आप उस बोरी में पूरे चावल को नहीं देखते हो, सिर्फ थोड़े से चावल को देखते हो कि चावल कैसा है, और फिर आप बोलते हो हाँ चावल अच्छा या ख़राब है, और आप ख़रीदते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा मुट्ठी भर का चावल जो है वो उस पूरे बोरी के चावल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हम जिस स्कूल को सेलेक्ट किए हैं, ये स्कूल मान लो मैंने 10 स्कूल को सेलेक्ट करा है, तो ये 10 स्कूल जो है वो उस इलाके के 50 स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ उसमें सैम्पल किसको कहेंगे और पॉपुलेशन किसको कहेंगे। ये 50 के 50 स्कूल्स को हम कहेंगे पॉपुलेशंस, और जो हमने सेलेक्ट करा है उनको हम कहेंगे सैम्पल्स। ठीक है, तो रिसर्च में पॉपुलेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और सैम्पल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। अब आपको समझ आ रही है कि सैम्पल होता क्या है। सैम्पल बेसिकली वो चीज़ है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च के लिए, जहाँ पर एक कंडीशन होता है कि हम जिस चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, चाहे वो स्कूल हो, चावल हो, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, जिस पर भी रिसर्च कर रहे हैं वो उनको पूरा रिप्रेजेंट करे यूनिफॉर्म तरीके से, तो वो होता है सैम्पल। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन इज जनरेटेड बाय n, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी, एंड सैम्पल इज जनरेटेड बाय स्मॉल n। तो पॉपुलेशन कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर स्कूल्स में कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, सोशल साइंस है। तो आप जिस पे भी रिसर्च कर रहे हैं वो आपका पॉपुलेशन होता है, और उसमें आप जो भी सेलेक्ट करते हो वो आपका सैम्पल बन जाता है। ये इतना सिंपल है, आप इसमें कन्फ्यूज़ मत करना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है कि फैक्टर्स दैट इफेक्ट द इन्फेरेंसेस ड्रॉन फ्रॉम सैम्पल। आप जो भी सैम्पल लेते हो, राइट, जो भी सैम्पल लेते हो आप उससे एक कॉन्क्लूज़न निकालते हो, उसको हम इन्फेरेंसेस ही बोलते हैं। और इस कॉन्क्लूज़न के आधार पर आप एक जनरल थ्योरी जनरेट करते हो, राइट, जो कि उस पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई हो जाए। जैसे मैंने चावल वाले आपको एग्जांपल दी कि एक मुट्ठी चावल से हम पूरे बोरी के चावल के क्वालिटी को पता करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है कॉन्क्लूज़न, जो भी आप कॉन्क्लूज़न ड्रॉ कर रहे हो सैम्पल से। सबसे पहला है सैम्पल का साइज़। जितना ज़्यादा बड़ा आपका सैम्पल का साइज़ होगा, मतलब स्मॉल n जितना भी ज़्यादा बड़ा है, एक्यूरेसी उतना ज़्यादा अच्छी होगी, या आप हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट के करीब रहोगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया, हेटेरोजेनस है, मान लो जो भी आपकी चावल की बोरी है, उस चावल की बोरी में 1000 तरीके का चावल मिक्सअप किया है, आपने सिर्फ ऊपर का उठाया था, ठीक है, और आपको लगा जो ऊपर में है जो क्वालिटी वही पूरे में है, लेकिन असल में अंदर में अलग अलग चावल जो है वो भरे पड़े हैं, ठीक है, अलग अलग क्वालिटी के। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपका कॉम्पोजिशन या आपका पॉपुलेशन हेटेरोजेनस हो जाता है, तो वहाँ पर जो सैम्पल आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में जो आउटकम है आपके रिसर्च का वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाता है। ठीक है, तो आप समझो कि अगर जितना ज़्यादा ये मिक्सअप रहेगा इसके अंदर का कंपोनेंट, तो आपका जो आउटकम है वो उतना ज़्यादा
एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया चावल की बॉडी या फिर स्कूल्स, उनके माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको दो तरीके के सैम्पल सिलेक्शन के टेक्निक मिलेंगे। एक सैम्पल सिलेक्शन के टेक्निक का नाम है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पल्स। ओके, प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पल्स, इसमें होता क्या है कि जो भी आपका पॉपुलेशन है, ठीक है, उनके हर एक एलिमेंट का इक्वल, इंडिपेंडेंट और नॉन चांस है सिलेक्शन का। मान लो आपके पास 50 बुक्स हैं, ठीक है, 50 बुक्स हैं और इसमें आपको सिलेक्शन करना है, तो ये 50 के 50 बुक्स क्या कहलाएंगे, ये 50 के 50 बुक्स कहलाएंगे पॉपुलेशन, ठीक है, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। अब ये कैपिटल N से हमको कुछ बुक सेलेक्ट करना है, तो हर एक बुक सेलेक्ट करने का चांसेस क्या होगा, 1/50, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक किताब के सिलेक्ट होने का चांस बराबरी का है और कोई किसी एक का सिलेक्शन दूसरे के सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करता, सब इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पर आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो और जहाँ पर हर एक एलिमेंट का सिलेक्शन का चांस क्या है, बराबर है, याद रखना, इक्वल होता है। तो वो आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पल्स के अंदर या फिर प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर, इसका सब डिवीज़न है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग में। सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पल, सिंपल साधारण तरीके से, इसमें हर एक एलिमेंट का सेलेक्ट होने का इक्वल और नॉन चांस है कि वो सिलेक्ट होगा ही होगा। जैसे मैंने आपको अभी 50 बुक्स का एग्जांपल दिया जिसमें आपको सिलेक्ट करना है, तो हर एक बुक के सिलेक्ट होने का चांस कितना है, 1/50, सबका बराबर बराबर चांस है, मतलब सारे बुक का 1/50 1/50, तो सबका क्या हो गया, इक्वल चांस हो गया सिलेक्ट होने का। दूसरा इसका टाइप है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड मतलब आप समझ रहे हो कि आप अलग अलग स्ट्रैटा बना रहे हो, अलग अलग ग्रुप बना रहे हो। तो ये कब होता है, देखो, ये तभी होता है जब आपके पास हेट्रोजेनस पॉपुलेशन हो, ठीक है, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन हो। हेट्रोजेनस का मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। हेट्रोजेनस में ये होगा कि आप किसी स्कूल गए, छोड़ो स्कूल नहीं गए, कॉलेज गए, ठीक है, कॉलेज में 2 स्ट्रीम है, ठीक है, एक स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज़ का और एक स्ट्रीम है साइंस का, ठीक। अगर आप सोचोगे कि सिंपल रैंडम मेथड को हम यहाँ अप्लाई कर दे जहाँ पर सबके सेलेक्ट होने का चांस इक्वल हो, तो यहाँ पे दिक्कत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा कॉम्पोजिशन है, वो है हेट्रोजेनस। तो आप क्या करोगे, जो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको एक डब्बे में डाल दोगे, एक कॉलम में, और जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको आप एक कॉलम में डाल दोगे। तो इसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। आपने स्ट्रैटा बना दिया, अलग अलग लेयर बना दिए, ठीक है। अब हर एक लेयर से आप बच्चों को चूज़ करोगे। तो अब आप यहाँ पे देखो, मान लो साइंस स्ट्रीम में टोटल 150 बच्चे हैं, ठीक है, और ह्यूमैनिटीज़ में टोटल हो गए 200 बच्चे, ठीक है। तो जब आपने अलग अलग इनको कर दिया, क्यों अलग करा, ताकि ये सब के सब होमोजेनस हो जाए, हमने इसलिए अलग करा। पहले ये हेट्रोजेनस थे, इनको फिर अलग अलग करके स्ट्रैटा में बांटा और अब ये हो गए होमोजेनस, ठीक है, समझ पा रहे हो आप, होमोजेनस। अब इन होमोजेनस में हम अप्लाई करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मतलब कि अगर साइंस स्ट्रीम में 150 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल है और इंडिपेंडेंट है, मतलब कि 1/150, हर एक बच्चे का सिलेक्ट होने का चांस 1/150 है। सिमिलरली जब आप इसमें जाओगे ह्यूमैनिटीज़ में, इसमें टोटल 200 बच्चे हैं, इस ह्यूमैनिटीज़ में हर एक बच्चे के सेलेक्ट होने का चांस कितना है, 1/200, ठीक है, 1/200 हर एक बच्चे का। 200 बच्चे हैं, सबका 1/200, मतलब सबका इक्वल चांस, यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो अब आपको मैं फिर से बताती हूँ कि इसमें है क्या, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका पॉपुलेशन हेट्रोजेनस हो जाता है तब आप वहाँ पर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग लगाओगे, उनको अलग अलग स्ट्रैटा में बांट देना है। अलग अलग क्यों बांटना है, ताकि वो होमोजेनस हो जाए।
जब उनका अपना अपना एक कैटेगरी, अपना एक डब्बा होमोजेनस हो गया है, अब इनमें से हम अप्लाई करेंगे कौन सा सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम, कि सबका सिलेक्ट होने का चांस इक्वल है। तो इसमें दो चीज़ें करी हमने पहले उनको स्ट्रैटा में बांटा और होमोजेनस करा। एक बार जब हमने उनको होमोजेनस कर दिया, उसके बाद हमने ये जो पहला वाला जो मैंने आपको अभी बताया था सिंपल रैंडम सैंपल्स, ये वाला मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या कहा इन दो के बीच। अब हम थर्ड पे जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो एक और चीज़, ये जो सिंपल और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, जब हम इसको अडॉप्ट करते हैं उन जगह पर जहाँ पर पॉपुलेशन की साइज़ छोटी हो और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्कूल्स का या फिर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का, तो उनका पॉपुलेशन साइज़ छोटा है और साथ में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो। ठीक है, इसी में एक थर्ड टाइप आता है, वो है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग अप्लाई होता है बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन पे, और ये उन जगहों पे अप्लाई होता है जहाँ पर ऑलरेडी जो ग्रुप्स हैं वो नेचुरली अवेलेबल है। स्ट्रैटिफाइड में आपने ग्रुप्स को बनाए थे, अलग अलग तोड़े थे, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में जो ग्रुप्स, वो ग्रुप्स हैं जो कि नेचुरली अवेलेबल है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीट पर रिसर्च करना है। ठीक है, अब इस स्ट्रीट में 3 डिवीज़न है मान लो। ठीक, एक स्ट्रीट का नाम है स्ट्रीट 1, दूसरे का नाम है 2 और तीसरे का नाम है 3। 3 स्ट्रीट है, तीनों का नाम 1 2 3 मत डालो, ABCD डालते हैं। ठीक है, स्ट्रीट A, स्ट्रीट B और स्ट्रीट C। अब हर एक स्ट्रीट पे हर तरीके के लोग रहते हैं, लड़कियां भी रहेंगी, लड़के भी रहेंगे, मैरिड कपल भी रह रहे हैं, सिंगल लोग भी रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं। तो स्ट्रीट का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही क्या है, हाईली हेट्रोजेनस है और बहुत ज़्यादा मिक्सड अप है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में आप क्या करोगे कि आप ना इन तीनों में से कोई क्लस्टर चूज़ करोगे, या तो स्ट्रीट A या स्ट्रीट B या फिर स्ट्रीट C। मान लो आपने सेलेक्ट करा स्ट्रीट B, कि आपको स्ट्रीट B वाले पे रिसर्च करना है, तो आपने जो इस स्ट्रीट B को चूज़ किया है ना, ये वाला, अब इस स्ट्रीट पे जितने भी लोग रहते हैं, अब आपको सब पे जाकर क्या करना है, सब पे जाकर आपको रिसर्च करना। आप यहाँ पे सिलेक्शन नहीं कर सकते हो अपने मर्जी से। तो ये होता है क्लस्टर, कि पूरे के पूरे एक समूचे क्लस्टर को ही उठा लिया जो कि नेचुरली अवेलेबल है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ क्लस्टर सैम्पलिंग को समझने के लिए। वो ये है कि मान लो कोई इंसान कोई रिसर्च कर रहा है नेशनल लेवल पे। ठीक है, कोई रिसर्च कर रहा है नेशनल लेवल पे, तो अगर आप पूरे नेशन में देखो, इंडिया फॉर एग्जांपल, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़, राइट। अब 130 करोड़ पे तो आप जाके रिसर्च नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप ये समझो कि ये इंडिया है, जैसे मैंने इसको एक बॉक्स के थ्रू दिखाया, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, मल्टीपल स्टेट्स हैं, और हर स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में फिर विलेज आपको मिल गया। ठीक है, ये विलेज हो गया। तो आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि मैं इस क्लस्टर को नहीं उठाऊंगी, मतलब स्टेट वाले को नहीं लूँगी और डिस्ट्रिक्ट को नहीं लूँगी, मैं लूँगी विलेज को। आपने ये अपना एक सिलेक्शन बनाया, तो आपने एक पूरा विलेज का क्लस्टर उठा लिया पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये मल्टी स्टेज में जा रहा है। ठीक है, ये मल्टी स्टेज, इसलिए इसका दूसरा नाम है मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। कंफ्यूज मत करना, क्लस्टर सैम्पलिंग का दूसरा नाम है मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब आप जो ये विलेज उठाओगे ना, इस पर्टिकुलर विलेज में आप काम करना चाहते हो, तो इस विलेज में जितने भी लोग रहते हैं, जिस भी कॉम्पोजिशन के लोग हैं, अब आपको सब का सिलेक्शन होने का क्या है, चांस सेम है। क्योंकि देखो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज, तो ये जो लेयर्स हैं इन सभी का सिलेक्ट होने का चांस इक्वल था। ठीक है, लेकिन आपने सिलेक्ट करा इसको। अब इसमें जितना भी लोग रहता है, अगर आप किसी पॉपुलेशन पे रिसर्च कर रहे हो तो आप सबका डेटा कलेक्ट करोगे। आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्शन नहीं कर सकते हो। क्यों? आपको सिलेक्शन करना था क्लस्टर का, तो आपने एक क्लस्टर सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इस क्लस्टर पर रिसर्च करना है पूरा कंप्लीटली। तो ये होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। ये वैसा पॉपुलेशन जो कि एक नेचुरली ग्रुप में डिवाइडेड है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड में हमने क्या करा था, वहाँ पे हमने एक खुद का
डिवीज़न स्ट्रैटा क्रिएट किया था ताकि पॉपुलेशन होमोजेनस हो जाए। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये कैसे चल रहा है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वो था प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग, अब ये है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन है मतलब यहाँ पर कुछ तो नहीं के बारे में बात हो रहा है, तो वो क्या है? वो ये है कि इट डजेंट गिव ऑल द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इक्वल चांस। हर एक पार्टिसिपेंट को इक्वल चांस नहीं होता है सेलेक्ट होने का। मान लो इसमें ना हर एक इंसान का इक्वल चांस नहीं है सेलेक्ट होने का। मान लो आप एक एग्जांपल ले लो कि ये एक, फिर से स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में 50 स्कूल्स हैं। तो मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था रैंडम सैम्पलिंग में कि सबका इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। 50 स्कूल्स है तो सबका 1/50 1/50। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में सबका इक्वल चांस सेलेक्ट होने का नहीं है। आपकी मर्जी है कि आप इस 3 को सेलेक्ट कर लो और बाकी को छोड़ दो। ठीक है, रैंडमली आप किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर सबका सेलेक्ट होने का चांस रिड्यूस हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम जब इसके टाइप्स को देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला टाइप है इनका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर जो है वो अपने हिसाब से कन्वीनियंटली जो उसको अवेलेबल है, जो सामने में पड़ा है, उसको उठा लिया और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन डेटा गैदर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहला है टाइप कन्वीनियंट सैम्पलिंग, अपने हिसाब से जो भी आसानी से आपको मिल पा रहा आप ले लिया। दूसरा है टाइप इसमें जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग, कि जो रिसर्चर है वो खुद जजमेंटल बन रहा है, कि वो अपने हिसाब से जज कर रहा है कि उसका जो पर्टिकुलर रिसर्च है जिस पे वो काम कर रहा है, उस काम के लिए किस तरीके के पॉपुलेशन को वो सेलेक्ट करे अपने मर्जी से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने रीजनिंग से, जो कि उसके रिसर्च में मदद करेगा। तो जजमेंट या पर्पसिव सैम्पलिंग में होता है कि रिसर्चर जो है वो अपने हिसाब से मेंबर को सिलेक्ट करता है, अपने हिसाब से सैम्पलिंग करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट थर्ड वन हम आगे जाके देखते हैं। थर्ड वन है कोटा सैम्पलिंग। ओके, दिस वन कोटा। तो कोटा मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ फिक्स है, क्राइटेरिया है वहाँ पे जिसको फुलफिल करते हुए रिसर्चर को अपना रिसर्च आगे बढ़ाना है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, द रिसर्चर फाइंड एंड इंटरव्यूज प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पीपल इन ईच सेवरल कैटेगरीज। मान लो वो किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, ठीक है, उससे बहुत सारे कैटेगरीज है, उसमें कंडीशन है कि जो मेल होगा वो 40% होगा, फीमेल जो होगा वो 60% होगा। तब वो कहीं भी चला जाए, किसी भी पॉपुलेशन के पास चला जाए, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, तो वहाँ पे उसको इस कोटे को ध्यान रखना है कि मेल हमेशा 40% होगा इस पर्टिकुलर रिसर्च में जो कि पार्टिसिपेट करेगा, और फीमेल होगी वो 60% होगी। या फिर एक कैटेगरी हो गया आपका ओल्ड एज का, कि ओल्ड एज मान लो वो ले रहे हैं कितना, अगर तो फीमेल को कम करना पड़ेगा, मान लो फीमेल को 50 किया तो ओल्ड एज वालों के लिए 10% बच गया। तो इस तरीके का उनके पास एक फिक्स्ड कोटा है, फिक्स्ड क्राइटेरिया जिसको वो फुलफिल करते हुए अपने रिसर्च को कैरी आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जो है बिल्कुल ही कोटा सैम्पलिंग के जैसा सिमिलर है, लेकिन ये मार्केट रिसर्च में इस्तेमाल होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव अगर आ गया तो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जो है मार्केट रिसर्च में यूज़ होता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली एक्सीडेंटल में, कि अ रिसर्चर कम अक्रॉस एनी पर्सन, वो किसी भी इंसान के पास चला जाएगा अपने डेटा को गैदर करने के लिए। कई बार ऐसा कई बार कि उस इंसान के पास उनके रिसर्च के हिसाब से कोई डेटा हो ही ना, या फिर वो पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड ना हो। तो ये होता है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जहाँ पर आप किसी को भी ले रहे हो तो वहाँ पर सबके सिलेक्ट होने का चांस क्या है, इक्वल नहीं है। फिफ्थ वन है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल, ओके, इसमें देखो क्या है कि इन्फॉर्मेशन में भी सिलेक्टेड फ्रॉम फ्यू पीपल, कुछ लोगों से आप इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करते हो, और ये कुछ लोग, जैसे मान लो ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिनसे आपने इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करा, अब ये कुछ लोग आपको दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के पास रेफर कर देंगे कि आप इनसे इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करो। तो इस तरह से क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है, क्योंकि फिर ये आगे बढ़ाएगा, तो एक नेटवर्किंग के जैसा सीन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हम इसको नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग को। और ये नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ लोग को हम सेलेक्ट करते हैं, सभी के सेलेक्ट होने का चांस इक्वल नहीं है। तो ये हो गया आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग।
लास्ट में आप ये देखेंगे कि आप सैंपल के डिज़ाइन को डिटरमाइन कैसे करते हो। ठीक है, सबसे पहले कि सैंपल है क्या आप बच्चों पे कर रहे हो, क्या आप स्कूल पे कर रहे हो, क्या आप किसी प्रोडक्शन हाउस पे कर रहे हो, किसी ग्रुप ऑफ पीपल पे कर रहे हो, या फिर आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे कर रहे हो, या फीमेल पे, या फिर उन लोगों पे रिसर्च कर रहे हो जो कि स्ट्रेस्ड हैं या फिर जो कि डिप्रेस्ड हैं। तो सबसे पहले होता है कि सैंपल है क्या, आप सर्वे किस पे कर रहे हो, इसको सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो। फिर उनकी साइज़ क्या है, आप कितने बड़े से बड़े सैंपल पे काम करना चाहते हो या फिर कितने से छोटे या फिर एवरेज साइज़ का सैंपल लेना चाहते हो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सैंपल साइज़ में जैसे कि आपका उद्देश्य क्या है, कि क्या आप छोटे से सैंपल में आप जनरल थ्योरी निकाल सकते हो, या फिर आपको बहुत बड़ा सैंपल चाहिए जनरल थ्योरी निकालने के लिए। पॉपुलेशन क्या है, किस पे कर रहे हो, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, प्रोसीजर इन द सेंस कि आप कौन सा सैम्पलिंग यूज़ करोगे, प्रोबेबिलिटी वाला या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी वाला। तो ये सब डिपेंड करता है उस रिसर्चर पर, उसके ऑब्जेक्टिव पर, या फिर उसका जो रिसर्च का टॉपिक है वो क्या है, उसमें क्या डिमांड है। तो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो सैम्पलिंग कैसे करता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सैम्पल्स समझ में ज़रूर आए होंगे। जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं आप उसको फिर से समझो और अलग अलग एग्जाम्पल्स को फिट करने की कोशिश करो कि क्या वो एग्जाम्पल इस टाइप के सैम्पलिंग में फिट होता है या नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंस्टाग्राम पर हम मंथली क्विजेज़ के लिंक डालते हैं, तो उस लिंक को अवेल करने के लिए और उससे अप टू डेट रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।